और अब वक्त है यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश का। जिसका पश्चिमी यूपी उसका उत्तर प्रदेश, मतलब जिसने जाटलैंड में बढ़त बनाई उसके लिए यूपी की सत्ता का रास्ता आसान हो सकता है। और लखनऊ की कुर्सी का रास्ता आसान करने के लिए सभी सियासी दलों ने पश्चिमी यूपी पर जोर लगा रखा है। उम्मीदवारों की लिस्ट में जाति, धर्म और ध्रुवीकरण का समीकरण बैठाने की कोशिश है। गन्ना लैंड में अगड़ा बनने के लिए किसकी क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। कि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी जो कहता है वो करता है, जो कहती है वो करती है। हम एक जिम्मेवार पार्टी है। यूपी विधानसभा के चुनावी शोर में अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी ने पहले हिंदुत्व को दबाने की रणनीतिक कोशिश की, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं को भगवा खेमे से निकालकर एक साथ दो रणनीति तैयार की। पहली रणनीति के तहत गैर यादव और ओबीसी वोट का कुछ हिस्सा एसपी और आरएलडी की तरफ लाने की कोशिश, और दूसरी रणनीति के तहत सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण और भागीदारी का शोर ऊंचा कर बीजेपी के उस इंद्रधनुषी वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की जिसके बूते पर 2017 में बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें हासिल की थी। खास तौर पर पश्चिमी यूपी की 76 में से 66 सीटें भगवा खेमे में गई थी, जहां 14 जिलों में मुस्लिम वोट 20% से ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सियासत की एक बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यहां सभी सियासी दल न केवल जाति समीकरणों को साधते हुए चुनावी मैदान में उतरते हैं, बल्कि राजनीतिक घटनाक्रम के एक एक दफे नुकसान को साध कर ही अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। इस बार भी सारे गुणा गणित और जोड़ घटाना करने के बाद ही सभी सियासी दलों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। फिलहाल पहले चरण की चुनौती है, क्योंकि सबसे पहले पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग है। सभी पार्टियों का फोकस सूबे के इस इलाके पर है, क्योंकि जो यहां से जीतेगा वही 2022 का बाजीगर बनेगा। पहले बात सत्ताधारी बीजेपी की। यहां की करीब 90% सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए पार्टी का यहां पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। इसलिए पार्टी ने गहन मंथन के बाद यहां से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने कैराना सीट से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर पलायन का मुद्दा काफी हावी रहा और पार्टी ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे आसपास की सीटों पर असर पड़ने की संभावना है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से मृगांका सिंह योद्धा की तरह कैराने में उतरने को तैयार हैं, तो वहीं एसपी आरएलडी ने यहां अपने पुराने जिताऊ उम्मीदवार पर ही भरोसा जताया है। गठबंधन ने यहां से नाहिद हसन को साइकिल पर सवार किया है। 2017 में नाहिद ने बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह को हराया था। नाहिद पर विवादित बयान और पुलिस पर फायरिंग का केस दर्ज है। फिलहाल गैंगस्टर एक्ट मामले में गिरफ्तार है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। ये हम सब लोग जानते हैं। इस तरह के घटनाएं, इस तरह के नाटक
इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती हैं। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी में जीत के लिए गन्ना और जिन्ना दोनों को साथ लेकर चलना होता है और बीजेपी ने इसी गणित के साथ कुछ दिग्गज उम्मीदवारों को कमान सौंपी, जिन पर अपने साथ साथ इस इलाके में पार्टी को सिरमौर बनाने की जिम्मेदारी भी है। जैसे मथुरा से श्रीकांत शर्मा को मैदान में उतारा गया, जिन पर आसपास के हिंदू वोटों को जुटाने की जिम्मेदारी है। सरधना से संगीत सोम को तीसरी बार जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो ध्रुवीकरण से पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य को मौका दिया गया है, दलित और पिछड़े वोटों को साथ लाने की जिम्मेदारी है। शामली की थाना भवन सीट से सुरेश राणा को टिकट मिला है, जो अपने साथ साथ आसपास की सीटों पर भी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों ने पश्चिमी यूपी की हवा बदल के रख दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी ने जमकर रंग बिखेरे, जबकि इससे पहले बीएसपी न सिर्फ एक बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर आगे रहती थी, बल्कि राजनीतिक समीकरण को साधने में भी इस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि पिछली बार जाट मुस्लिम एकता के समीकरण को बीजेपी ध्वस्त करके सिकंदर बनी थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन से बीजेपी के सामने चुनौती है और एसपी आरएलडी गठबंधन को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसलिए गठबंधन ने भी यहां जाट मुस्लिम और किसानों के वोट का गुणा भाग करके अपने योद्धाओं को टिकट दिया है। जैसे जेवर से अवतार सिंह भड़ाना उम्मीदवार है, जिन पर जाट वोट साधने की जिम्मेदारी है। बुलंदशहर की सीट से हाजी यूनुस मैदान में है, जो मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। वहीं लोनी सीट से दबंग नेता मदन मोहन भैया को प्रत्याशी बनाया गया, जिन पर गुर्जर वोट साधने की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है, एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। कोई कुछ कहता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए हैं, डैमेज कंट्रोल में चले गए, तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स। उधर बीएसपी और कांग्रेस ने भी पश्चिमी यूपी में जाति और सीट का समीकरण बिठाकर अपने चुनावी रणबांकुरों को रण में भेजा है। बीएसपी ने कैराना से राजेंद्र उपाध्याय को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने शाहजहांपुर से पूनम पांडे को कमान सौंपी है। शामली से बीएसपी के विजेंद्र मलिक हैं उम्मीदवार, तो कांग्रेस ने किठौर से बबीता गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी के मुजफ्फरनगर से पुष्पांकर पाल दंगल में हैं, तो छपरौली से डॉक्टर यूनुस चौधरी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। इस बार किसी भी तरीके से राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसा माहौल नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए बीजेपी के साथ साथ सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और सारा फोकस उम्मीदवारों पर लगाया है। जातियों के हिसाब से टिकट तय किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 27% है, दलितों की आबादी 25% है, जाट 17%, गुर्जर 4%, राजपूत 8% और यादव 7% बताए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी मथुरा और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। हालांकि इस इलाके में गन्ना के बकाये भुगतान और बिजली बिल को आधा किए जाने जैसे मुद्दे भी चल रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दे बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होंगे, ये अभी से कह पाना मुश्किल है।
हालांकि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि कैराना पलायन जैसे मुद्दों को बुलंद कर एक बार फिर ध्रुवीकरण की हवा बहाने की, लेकिन विपक्षी दल भी पूरी तरह से ध्रुवीकरण की बयार के सामने बैरिकेड बनकर मुस्तैदी से खड़े रहे। लेकिन ये नतीजे ही बताएंगे कि 10 मार्च को किसकी रणनीति सबसे ज्यादा सफल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।